इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि यदि आप आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे अच्छा कमांड पाने के लिए हमारा गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको सिर्फ 100 रुपये लगेंगे, लेकिन उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पेड वीडियोज़ मिलेंगे और इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका इवोल्यूशन होगा और आप देख पाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा कमांड होगा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की। हेलो डीपीआर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और फिर पार्शियल डेरिवेटिव से ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। ऑप्टिमाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव में ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि जैसे कि आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे y एंड x, लेकिन इसमें आपको तीन वेरिएबल मिलेंगे z, y और x। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो इसमें आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं। और जब आप इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल हैं। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम इसे कैसे करना है। तो हम दोनों को देखेंगे, हम पहले जैसे ऑप्टिमाइजेशन करते थे उसे भी देखेंगे, और इसमें कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है जब टू कमोडिटीज़ हो तब कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है वो भी देखेंगे। अब मैंने टू कमोडिटीज़ कहा, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ वाई यूटिलिटी है तो हम इसमें देख रहे हैं कि कोई एक्स कमोडिटी कंज्यूम करने पर वाई को कितनी यूटिलिटी मिलेगी। तो अगर एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो कितनी मिलेगी, हम यहाँ एक्स की जगह पर 1 रख के देख सकते हैं। और इसी तरह टू कमोडिटी करने पे कितने मिलेगी, हम 2 रख के देख सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक कमोडिटी नहीं रहती है, दो कमोडिटी रहती है। जब आप पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट, तो बिना दो कमोडिटी के तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है। तो इकोनॉमिक्स में जनरली दो कमोडिटीज़ रहती हैं। और जब आउटपुट की भी बात होती है तो आप दो इनपुट देखते हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ वाई और एक्स वही दो कमोडिटी या फिर वो दो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जेड को आप यूटिलिटी या आउटपुट कह सकते हैं, या फिर कॉस्ट कह सकते हैं जो दो इनपुट के लिए हो सकता है, या फिर रिवेन्यू कह सकते हैं। तो इस तरह से करके जनरली इकोनॉमिक्स में टू कमोडिटी टू इनपुट ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज होता है पार्शियल डेरिवेटिव का भी इकोनॉमिक्स में। तो ये बहुत सिंपल हम पहले देखते हैं, सिंपल हम कैसे करते थे वन कमोडिटी या फिर वन इनपुट केस में। फिर हम यहाँ देखेंगे कि टू कमोडिटी या टू इनपुट केस में हम कैसे करेंगे। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम इस फंक्शन में जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल है y और x, इसमें हम देखते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते थे। ये सिर्फ एक रिवीजन है क्योंकि ये मैं पहले करा चुका हूँ। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है कि y के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को जानना, कि x के किसी वैल्यू के लिए y कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमम होगा, तो वो हमें देखना है। तो हम देखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले हम करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एक तरह से तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इसे बिना समझे आप नहीं कर सकते, भले इसे डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे y प्राइम का सिंबल देकर भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ बताती हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या रूल होगा, ये 3 में 1 माइनस हो जाएगा और 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 22 21 और x पे पावर हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट होगा 2। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया 7x³ का। फिर इसका आप देखिएगा 5x² का, तो यही होगा। फिर 5 2 10 हो जाएगा और फिर 2 में 1 माइनस हो जाएगा, यानी सिर्फ x बचेगा यहाँ पर।
और उसके बाद 12 का नहीं करेंगे क्योंकि 12 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और चूंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम जानना है तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर लेकर क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह हमने 0 के बराबर इसको ले लिया। अब हम इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेंगे। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब इसमें एक लंबा प्रोसेस हो सकता है अगर इक्वेशन और थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दो निकालने में। जैसे कि आप इसमें से x कॉमन ले सकते, और जब आप x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 21x और यहाँ बचेगा 10, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया और इज इक्वल टू 0। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप इस पोर्शन को इस साइड भेजेंगे, इस पोर्शन को जब आप इस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x का एक क्रिटिकल वैल्यू 0 हुआ और दूसरा ये आप x को इस साइड भेजेंगे, तो x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 21x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये आएगा -10/21। और जब आप इसे और सोल्व करेंगे तो इसे और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ऐसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन इतना आपको पता चला कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर आपको जानना है कि मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड पार्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू जो है ये क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को दिखा रहा है या मिनिमाइजेशन को दिखा रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, हम सेकेंड डेरिवेटिव को इस तरह सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि हमने ये लिख दिया d फिर स्क्वायर और फिर हमने ले लिया y और यहाँ हमने लिखा dx स्क्वायर। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल है। इस सेकेंड डेरिवेटिव को हम इस तरह लिखते हैं, तो इसको इज इक्वल टू हम y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का दोनों सिंबल है, दोनों में से कोई आप ये एक यूज करें, मैं सिर्फ समझाने के लिए दोनों बता रहा हूँ। फिर ये हो गया और इसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे जैसे कि 21x स्क्वायर और 10x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव है और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ पर 42 और बच जाएगा x, यानी कि इसमें से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 10। ये हुआ हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, अब सेकेंड डेरिवेटिव में हम x के क्रिटिकल वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या होता है। अगर वो लेस देन 0 होता है तो वो एक कॉनकेव फंक्शन है, यानी मैक्सिमाइजेशन को दिखाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन है और मिनिमाइजेशन को दिखाएगा। तो हम सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल टू 0 को रखते हैं। तो जब आप x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 10 मिलेगा। तो 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू 0 के लिए x क्या है, मिनिमम है। यानी क्योंकि ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्यों ये ग्रेटर देन 0 होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक, और ये किस चीज को दिखाता है कॉन्वेक्स फंक्शन, ये दिखाता है मिनिमाइजेशन को, मिनिमाइजेशन। तो ये आप अच्छे से याद रखें कि कॉन्वेक्स फंक्शन ये अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी भी दिए गए क्रिटिकल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन दिखाता है, यानी कि वो मिनिमाइजेशन को दिखाता है। तो इसी तरह एक जो दूसरा क्रिटिकल वैल्यू था, ये जो एक दूसरा क्रिटिकल वैल्यू हमें मिला था -10/21, तो इसे भी हम रख कर देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट देता है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे क्रिटिकल वैल्यू को रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -10/21, इस क्रिटिकल वैल्यू को हम रखेंगे। तो इस x के जगह पे हमने ये क्रिटिकल वैल्यू रख दिया, इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इस तरह हो गया। अब देखिए ये 2142 से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा 21
ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और ये 21 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -10 और -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -20, और यहाँ जो है +10 पहले से है, और इज इक्वल टू -10 हो गया। तो -10 हो गया, मतलब ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, ये कॉनकेव फंक्शन को दिखा रहा है, और कॉनकेव फंक्शन किस चीज़ को बताता है, कॉनकेव फंक्शन बताता है, ये कॉनकेव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन को बताता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, लेस देन 0 है मतलब मैक्सिमाइजेशन को बता रहा है, और ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमाइजेशन को बता रहा है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये प्रोसेस हम अपनाते थे जब टू वेरिएबल होते थे, यानी कि कोई एक इनपुट या कोई एक कमोडिटी होती थी, तो उस समय हम ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये प्रोसेस। लेकिन पार्शियल डिराइवेटिव थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि पार्शियल डिराइवेटिव में हम इस चीज को कैसे करें। चलिए अब हम पार्शियल डिराइवेटिव देखते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन का पार्शियल डिराइवेटिव निकालना होगा, तो उसका मतलब उसमें 2 फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव निकालने होंगे। एक विद रिस्पेक्ट टू y होगा यहाँ पर, और एक होगा विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि यहाँ 2 है। ऊपर के एग्जाम्पल में सिर्फ x था, तो सिर्फ एक ही निकालना था फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ 2 है तो एक विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा और एक निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो हम इसे इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो ये जो सिंबल होगा ये हमारे पार्शियल डिराइवेटिव का सिंबल होगा। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये x के पहले रहेगा। तो ये सिंबल देने का मतलब हुआ है कि हम पार्शियल डिराइवेटिव निकालने वाले हैं। और पार्शियल डिराइवेटिव ही निकालेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो पार्शियल डिराइवेटिव ही निकलेगा। बस ये सिंबल से आपको ये रिकॉग्नाइज करना है ये पार्शियल डिराइवेटिव है। ठीक, अब पार्शियल डिराइवेटिव में क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेटिव निकाल रहे हैं तो डिराइवेटिव निकालने का रूल वही होगा, लेकिन जो y होगा उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट मतलब जैसे 2 यहाँ कांस्टेंट है, 12 ये जैसे ये 12 है, ये तो पूरा कांस्टेंट। तो y को भी हम एक 12 की तरह ही जैसे है उसी तरह ट्रीट करेंगे, यानी कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालिएगा तो यहाँ x नहीं है, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है कोई एक, जैसे ये 12 कांस्टेंट है उसी तरह ये भी कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का मतलब क्या हुआ, इसका डिराइवेटिव क्या होगा 3 होगा, ये पावर इधर चला जाएगा और पावर जो एक्सपोनेंट है 3 एक कम हो जाएगा, यानी x पे पावर 3 की जगह पे x पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये हुआ पार्शियल डिराइवेटिव। फिर इसमें देखिए, इसमें भी x है, तो इसका भी आप पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा 147 हो जाएगा, क्योंकि x खत्म हो जाएगा फर्स्ट डिराइवेटिव में। अब उसके बाद ये देखिए 54y है, तो यहाँ x नहीं है, तो इसे हम कांस्टेंट की तरह मानेंगे। तो कांस्टेंट की तरह मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये जो 12 क्या है, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें सोचना क्या है। ठीक, तो अब ये जो 0 है इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो 0 हमने हटा दिया। तो अब देखिए ये हमारा पार्शियल डिराइवेटिव निकल गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पार्शियल डिराइवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो सिंबल इसी तरह होगा, सेम यही वाला होगा, अंतर क्या होगा, इसमें x की जगह पे हम y का, ये हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू y का सिंबल। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, हम इसमें अब y वाले को ले लेंगे, यानी जिसमें y है उसी टर्म को हम सिर्फ मानेंगे और बाकी को हम कांस्टेंट मान के 0 ले लेंगे। अब इसमें y है तो हम इसका डिराइवेटिव ले सकते हैं, 3 2 जा 6 और y पे एक पावर एक्सपोनेंट कम हो जाएगा, तो y पे हो जाएगा 2। तो ये हुआ हमारा इसका डिराइवेटिव। अगले ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें y नहीं है और हम विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी है, इसमें भी y नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0, इसका भी डिराइवेटिव 0 हो जाएगा। और फिर इसमें y है, तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा 54 होगा, -54। फर्स्ट डिराइवेटिव में y खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका पावर सिर्फ 1 है। और उसके बाद 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका डिराइवेटिव निकलेगा। अब 0 का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो हम 0 को हटा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा
डिराइवेटिव निकला विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस तरह से हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिराइवेटिव निकालें। तो ये इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है इसे जैसे उस पहले एग्जाम्पल में हम इसे 0 के बराबर लेते थे, उसी तरह इसमें भी हम इसे 0 के बराबर लेंगे। ठीक, तो इसको 0 के बराबर लेने का मतलब क्या हुआ ये। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि डिराइवेटिव का एक सिंबल इस तरह भी होता है, तो ये भी एक डिराइवेटिव का सिंबल होता है। इसमें ये दिखा रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डिराइवेटिव लिया गया है। और इसी तरह अगर आप एक्स की जगह पर वाई कर दें, यहाँ पर अगर आप वाई कर दें तो ये हो गया फर्स्ट पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जनरली हम यही सिंबल यूज करेंगे आगे से, क्योंकि ये आसान है। मतलब अगले वीडियो से, इसमें तो हम पूरा यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये हो गया। तो जैसे हम पहले ऑप्टिमाइजेशन केस में देख रहे थे पिछले एग्जांपल में कि हम 0 के बराबर करते हैं फर्स्ट डिराइवेटिव को, तो यहाँ भी हम 0 के बराबर ही करेंगे फर्स्ट डिराइवेटिव को। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा और यहाँ से मिलेगा आपको y का वैल्यू। ठीक, तो आप इसे देखते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू निकलता है। सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले। तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हम निकालेंगे क्या, y की x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। 0 के बराबर हमने ले लिया है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यानी कि इसके 2 क्रिटिकल वैल्यू होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलते हैं। तो एक बार क्या होगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सिंपल तरीका है कि 147 इस साइड जाएगा, यानी कि ये इसी साइड रहेगा इस तरह। अब ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो फिर एक मैथमेटिक्स आपको मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स आती है। तो अब दोनों तरफ माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यही होगा कि 3 जो है इस साइड चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा ये वाला पोर्शन, और 3 जो है इस साइड यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 147 बाय 3 जो कि होगा इज इक्वल टू 49। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें x तक जाना है, अभी तक हम x पर नहीं गए हैं। तो जब x इज इक्वल टू लीजिएगा तो ये स्क्वायर जो है इस साइड आके रूट में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रूट 49। तो जब आप इसे अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप किसी भी चीज पे इस तरह से रूट ले जाते हैं तो वो सिर्फ एक वैल्यू नहीं होता है, वहाँ हमेशा वो प्लस माइनस दोनों में जाता है। यानी कि इस रूट के पहले प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक, तो इसके कहने का मतलब यही है कि x के 2 वैल्यू होंगे, एक होगा एक माइनस में होगा, यानी x इज इक्वल, एक होगा सिर्फ माइनस में होगा, ठीक, और एक होगा प्लस में। तो आप देख रहे हैं एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जब भी आप रूट को इस तरह से ले जाते हैं तो यहाँ उसके पहले प्लस माइनस देना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि वो 2 वैल्यू को बताता है। कभी भी रूट इस साइड ले जाइएगा तो 2 वैल्यू क्रिएट होंगे, एक वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। तो एक हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 और एक हो जाएगा +7। तो हमारे 2 क्रिटिकल वैल्यू निकल गए। ठीक, अब इसके 2 क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाल ली। हमारे पास एक इक्वेशन तो था नहीं, हमारे पास 2 इक्वेशन था। इस विथ रिस्पेक्ट टू x वाले में हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया। अब हम जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, जो हमने डिराइवेटिव निकाला था, हम उसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y वाला फंक्शन है जिसमें हमने विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट डिराइवेटिव निकाला था। तो इसका भी यही करेंगे हम कि इसको हम ले लेंगे क्या, 0 के बराबर हम पहले ही रख चुके हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो y के 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेंगे। ठीक, तो वही सिंपल प्रोसेस है कि 44 इस साइड चला जाएगा। 44 इस साइड आने के बाद अब ये यहाँ बचेगा ये वाला y स्क्वायर और 6 चला जाएगा राइट हैंड साइड, यानी 44 के नीचे चला जाएगा। तो इसे हम सिंपली कैसे लिखेंगे, 44/6। तो हमने इसे 44/6 लिख दिया, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 हो गया। और फिर देखिए अब ये सोल्व नहीं होगा, y का रूट क्या होगा,
वाई का स्क्वायर इस साइड जाके रूट हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिखेंगे रूट 9। और फिर से मैं बता दूं, यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि जब भी आप रूट को दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों वैल्यूज जाते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा प्लस के लिए वैल्यू और एक हो जाएगा माइनस के लिए। ठीक, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। जैसे कि हम इसे माइनस ले लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं प्लस। ठीक, तो ये हो गया। और इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो -3 होगा, और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो -3 होगा। तो इस तरह से हमने y का भी दो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया। सॉरी, -3 नहीं होगा, +3 होगा। तो y का भी हमने दो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा कंडीशन क्या है ऑप्टिमाइजेशन का, तो हम ये बस यही बता रहा है कि ये सब दिए हुए क्रिटिकल वैल्यू पे जेड जो है, जो जेड हमारा है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो वैल्यूज हैं। ठीक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? तो चलिए हम इसे भी देखते हैं। तो हमने देखा कि हमने इन दोनों इक्वेशन से, यानी पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले से एक्स के दो क्रिटिकल वैल्यू निकाले, फिर पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से हमने वाई के दो क्रिटिकल वैल्यू निकाले। तो ये पहली चीज हमने कर ली। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, हम देखते थे इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकाल कर हम देखते थे कि क्या दिए गए क्रिटिकल वैल्यू के लिए ये लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है या फिर मोर देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो होगा तो वो मैक्सिमाइजेशन का केस होगा, और अगर मोर देन जीरो होगा तो वो मिनिमाइजेशन का केस होगा। ठीक, तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि हम सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि वो लेस देन जीरो है या मोर देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो होगा तो वो मैक्सिमाइजेशन को बताएगा, और अगर मोर देन जीरो होगा तो वो मिनिमाइजेशन को बताएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो इक्वेशन है, तो दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो नहीं, यहाँ 4 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि 4 कैसे होंगे। 4 कुछ इस तरह होंगे कि एक आप इसका, अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। पहले हम इसे जीरो का हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया है, और इसे अभी हम साइड करके रखते हैं। अभी क्रिटिकल वैल्यू को लेकर हम बाद में आएंगे चेक करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू को हमें क्या रखना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना पड़ता है। तो उसके पहले हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो अब हम इनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा तो इसका दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। एक तो निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, और दूसरा निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, क्योंकि हमेशा जब भी आप इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो दो होगा। अब इसका दो हुआ तो दो रिजल्ट आपको निकला। अब दोनों का दो रिजल्ट निकलेगा, इसका भी दो रिजल्ट निकलेगा, यानी दो सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा, और अब इसका भी सेकेंड दो डेरिवेटिव निकलेगा। यानी यहाँ यही केस है, हम दो हमारे दो, यानी ये दो डेरिवेटिव दिया तो अब ये दोनों इसके डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव देंगे। ठीक, तो हम दोनों का वैल्यू को देखना होगा। तो एक डेरिवेटिव क्या होगा, एक डेरिवेटिव होगा, ये सिंपल यही होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक, और दूसरा डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसे हम क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक, अब जैसे इसे हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, आप इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अभी नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ जो हमारा सिंबल होगा वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। अब आप इन सिंबल्स को ध्यान से देखिए। हमने यहाँ दो लिखा है, यहाँ लिखा है हमने ये स्क्वायर यहाँ पे दिया है और यहाँ इस पे स्क्वायर दिया है, यानी कि इसको विथ रिस्पेक्ट, यानी इसी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पहले, और उसके बाद इसी को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। यानी ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव था, लेकिन फिर भी इस पे दोबारा हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई फिर से लगाएंगे। यानी कि ये पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव है और उस पर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई का लगा रहे हैं। तो इस तरह दो वैल्यू हमें मिलेंगे। तो पहले हमें क्या मिलेगा, पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ एक्स है तो ये हो जाएगा -6x। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसको डेरिवेटिव, तो इसमें वाई कहीं है ही नहीं, वाई अब कहीं नहीं है, मतलब ये सारा कांस्टेंट है। हमने आपको कहा था कि जब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो हमें वाई चाहिए ही। अगर वाई नहीं रहेगा तो हम बाकी सारी चीज़ों को
हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे x को हम क्या मानेंगे, यहाँ कांस्टेंट मानेंगे, तो सबका यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसे जो हम कहेंगे, इसे हम क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले x से डेरिवेटिव किया गया ये वाला, फिर उस पे y से भी डेरिवेटिव कर दिया गया, यानी क्रॉस कर दिया गया। अब यही सिचुएशन सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। अब अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो आप हम लोग x लिख रहे हैं वहाँ y हो जाएगा, और जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ x था तो यहाँ y हो जाएगा, और नीचे जो पहले x था वो पहले y हो जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा। यानी बात वही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस तरह से करके आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकालिएगा, तो ये सिंपल है कि 12x y हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी आप जब आप विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, यानी y का डेरिवेटिव को आप फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि x है ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा कि ये जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव होता है, दोनों का हमेशा बराबर होगा, क्योंकि युंग थ्योरम के अनुसार जब भी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा बराबर ही होगा। ये युंग थ्योरम है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी मैं बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा इसका। तो ये हो गया कि आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हमने निकाली थी, उसी को हम इसमें रख के देखेंगे कि ये लेस देन 0 है या मोर देन 0 है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये था कि हमने देखा कि यहाँ दो वैल्यूज हैं। आगे जाने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें x विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो आप इसे डबल x लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव है। तो आप इस तरह से यहाँ पे जो x है आप उसको 2 बार लिखेंगे, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल हो गया। इसी तरह ये क्रॉस डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा कि ये जो जेड एक्स है, पहले हम यहाँ पे जेड एक्स से किए हैं, फिर उसके बाद y से डेरिवेटिव किए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले x और फिर y हो जाएगा, यानी यहाँ x y हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, मतलब ये क्रॉस डेरिवेटिव को दिखा रहा है जेड एक्स वाई। और फिर इसी तरह यही केस इसमें भी हो जाएगा कि इसमें डबल वाई हो जाएगा, यहाँ पर डबल वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाई वाई हो जाएगा। और आगे जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हमने यहाँ पे आपने निकाला था, उसमें भी वही केस हो जाएगा, बस यही होगा कि इसमें पहले हम y लिखेंगे और उसके बाद x लिखेंगे, यानी कि यहाँ पहले y होगा उसके बाद x होगा। तो ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो क्रिटिकल वैल्यू निकाला था उसको हम इन सब में रख कर देखेंगे कि क्या इनके वैल्यूज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप जेड एक्स एक्स में, जैसे कि ये जो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला था, इसमें दो चीज़ें आएंगी कि जब आप -7 लेंगे और एक बार 7 लेंगे। तो जब आप -7 लेंगे तो आपका कुछ अलग वैल्यू आएगा, और 7 लेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। तो उसे हम देख लेते हैं कि जब हम -7 ले रहे हैं, अब ऐसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर -7 वैल्यू ले रहा हूँ। तो -7 वैल्यू लेने पे आपका क्या आएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय -7, तो ब्रैकेट में हमने -7 लिख दिया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +42 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और दूसरा हम फिर से एक बार लेंगे, एक बार +7 की जगह एक बार हम +7 लेकर देखेंगे। +7 लेने से देखिए क्या आता है, ये +7 लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ -7 है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये +7 है। और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -42 आपका आएगा। तो अब ये सेकेंड डेरिवेटिव 42 है, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं मिनिमाइजेशन का केस होगा, क्योंकि ये कॉनकेव होगा। और ये लेस देन 0 है, तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। लेकिन ये अकेले नहीं होगा,
आपको दोनों को मैच करके देखना होगा, यानी यहाँ जो आपने निकाला है उसे भी मैच करना होगा कि इसमें भी वही आ रहा है या नहीं, इसमें भी कुछ वैसा ही वैल्यू आपको चाहिए। अगर दोनों में ग्रेटर देन 0 है तो वो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन को दिखाएगा, यानी कॉनकेव को दिखाएगा। और अगर दोनों में लेस देन 0 है तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन को दिखाएगा और मिनिमाइजेशन को दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि दूसरे में भी ऐसा ही केस होना चाहिए। तो दूसरे में क्रिटिकल वैल्यू जो हमारा निकला था वो निकला था 3। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे, तो इसमें 3 क्रिटिकल वैल्यू निकला था y का, एक +3 निकला था, एक -3 निकला था। तो हम देखेंगे दोनों को करके कि क्या वैल्यू आते हैं। तो फिर उसी तरह हम एक बार +3 लिखेंगे और एक बार -3 के लिए हम इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह ब्रैकेट में हम पहले -3 दे देते हैं, -3, और उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय -3। इस तरह ब्रैकेट में हमने -3 दे दिया और उसके बाद जो हमारा निकलेगा -36 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। उसी तरह यही सेम केस होगा यहाँ पर, बस यही होगा कि -3 की जगह पे +3 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी +3 हो जाएगा, तो हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो ये 36 निकलेगा। अब ये देखिए ये लेस देन 0 है, अब ये लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा और ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमाइजेशन के लिए होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अब दोनों वैल्यू को तो हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, हमें किसी एक वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x के -7 यानी x के -7 और y के +7 +3, y के +3 यानी y के +3 के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक, आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में, जैसे कि इसको हम थोड़ा और एक जगह लिख लेते हैं, जैसे मैं इसे एक जगह लिख देता हूँ। तो मैंने इसे एक जगह लिख दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x के क्रिटिकल वैल्यू -3 के लिए और सॉरी y के क्रिटिकल वैल्यू -3 के लिए और x के क्रिटिकल वैल्यू 7 के लिए ये लेस देन 0 है। आप इन दोनों को देखिए, ये लेस देन 0 है दोनों में, यानी कि x का क्रिटिकल वैल्यू जो होगा 7 और y का क्रिटिकल वैल्यू -3, ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे मैक्सिमाइजेशन के केस को, क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये दिखाएंगे कॉनकेव फंक्शन को। ध्यान रखें ये x का है, ये y का है, यानी ये कॉनकेव फंक्शन को दिखाएंगे। और कॉनकेव फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉनकेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमाइजेशन को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमाइजेशन, ताकि आपको याद रहे मैक्सिमाइजेशन। तो ये हमारा मेन चीज हुआ। अब देखिए इसमें मिनिमाइजेशन भी हो सकता है, अगर हम y के 3 को लें और x के -7 को लें, यानी हम यहाँ पर x के -7 को लें और y के 3 को लें, +3 को लें, तो ये जो होगा ये दोनों ग्रेटर देन 0 होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो ये क्रिटिकल वैल्यू क्या दिखाएगा, ये क्रिटिकल वैल्यू का कॉम्बिनेशन दिखाएगा कि ये केस जो है ये किस चीज का है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। यानी कॉन्वेक्स फंक्शन होने का मतलब है ये दिखाता है मैक्सिमाइजेशन, सॉरी मिनिमाइजेशन को। मैक्सिमाइजेशन तो हम देख चुके, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत बार होता है और इसे 3 नंबर तक के क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएंगे लेकिन एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो ये हमारा केस हुआ, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर जानने के लिए, यहाँ एक और कंडीशन है जो फुलफिल करना पड़ता है। तो चलिए तीसरा कंडीशन क्या है। खैर ये यहाँ तक तो हम जान गए कि मैक्सिमाइजेशन कौन सा वैल्यू बताएगा और मिनिमाइजेशन कौन सा वैल्यू बताएगा। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप ये जो मेन फंक्शन था हमारा
उसमें आप इस वैल्यू को लिखेंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को लिखेंगे, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे। क्योंकि अब जैसे कि ये मेन फंक्शन है तो इसमें एक्स वाई दोनों है, तो अगर आप मैक्सिमाइजेशन वाला क्रिटिकल वैल्यू रखिएगा तो ये मैक्सिमम जेड को दिखाएगा, और आप मिनिमाइजेशन वाला क्रिटिकल वैल्यू को रखिएगा तो ये मिनिमम जेड को दिखाएगा। तो दोनों ही केसेस यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, तीसरा कंडीशन, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कौन सा क्रिटिकल वैल्यू होगा जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगा, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात होती है तो एक तीसरा कंडीशन भी होता है जिसे चेक करना जरूरी है, ये जानने के लिए कि वो सही मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन को ही दिखा रहा है, किसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट को नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम तीसरे कंडीशन को अब, तो हमारा तीसरा कंडीशन है ये, यानी कि ये जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने दोनों का निकाला था, वो इनके इनडायरेक्ट यानी क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हमने दो कंडीशन देखा था। हमने एक देखा था मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन, और हमने एक देखा था मिनिमाइजेशन। और मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन में हमने देखा था कि x 7 होगा और y -3 होगा, और मिनिमाइजेशन में देखा था कि x -7 होगा और y +3 होगा। ठीक, तो ये हमने केसेस देखे थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब ये मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है, यानी कि x 7 है, तब जेड एक्स एक्स यानी कि सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव -42 था, और -3 के लिए सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव -36 था। तो अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें और इसे कंपेयर करें, और जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों जीरो निकला था, ये भी आपको याद होगा। तो जब इस कंडीशन में इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन बहुत आसानी से फुलफिल हो सकता है। यानी कि ये जेड एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला 42 हो जाएगा जेड एक्स एक्स के जगह पे। तो हम यहाँ पर 42 लिख देंगे, और यहाँ जेड वाई वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर -36 लिख देंगे। तो ये देखिए, ये माइनस और माइनस के प्लस हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो हमारा जीरो था ही, यानी कि पूरा जीरो था हमारा। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से फुलफिल हो जा रहा है। ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो जीरो से ज़्यादा ही होगा ये। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि x 7 के लिए और y 3 के लिए z जो होगा एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी मैक्सिमाइजेशन का केस है, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब आप प्रॉफिट निकाले या फिर आप कॉस्ट निकाले या फिर यूटिलिटी निकाले, जहाँ भी अप्लाई करें कंसेप्ट यही रहेगा, बस वेरिएबल के नाम बदल जाएंगे। और फिर इसी तरह इसमें भी जब आप इसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को जब आप इसमें शामिल करेंगे, यानी कि इसमें देखेंगे, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यानी जेड एक्स की जगह पे ये 42 होगा, इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये 42 होगा, जेड एक्स की जगह पे हमने 42 लिख दिया। इसी तरह जेड वाई वाई की जगह पे हम 36 लेंगे। 36 ले लिया हमने। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिंपली ये तो जीरो है, दोनों जीरो जीरो थे, तो इनसे बड़ा ही होगा। तो यहाँ भी ये कंडीशन जो है हमारा थर्ड कंडीशन जो हमने रखा था कि डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी दोनों केस में फुलफिल हो जाता है। यानी कि x = -7 के लिए और y = 3 के लिए z जो होगा कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ रख के देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम अपने इस इक्वेशन में रख कर देखेंगे। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन था, मेन इक्वेशन z = अब इसी में हम रख के देखेंगे। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम इस 7 और 3 को रखेंगे, यानी x की जगह पे हम 7 रखेंगे और y की जगह पर -3 रखेंगे, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। इसी तरह अगर हम x की जगह पे -7 लें और y की जगह पर 3 लें तो हमारा z का मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो ये पूरा पार्शियल डेरिवेटिव का स्टोरी हुआ।
तो इसे भी आप देखें, क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन इन द सेंस कि हमेशा आप देखते हैं कि आप टू कमोडिटी पढ़ते हैं, टू इनपुट लेबर कैपिटल होते हैं, तो वहाँ जब डिराइवेटिव आप निकालेंगे तो पार्शियल डिराइवेटिव ही आएगा। और अगर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कह दिया तो आपको इतना लंबा प्रोसेस को देखना ही पड़ेगा। खैर, हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो, हम आगे कुछ सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डिराइवेटिव होता है। और आप डिफिकल्ट चीज़ों को न दे पे ज़्यादा फोकस ना करें। जो सिंपल मैं गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस डालता हूँ, आप उसे कोशिश करें, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने कम्प्लेक्स लंबे चौड़े नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी गए तो वो 3-4 मार्क्स से होंगे, तो अच्छा होगा कि आप उसे भी तैयार रखें कि वो 3-4 मार्क्स का आपको आराम से मिल जाए। अब आप एक चीज़ इसमें गौर करेंगे कि इसमें सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग है। बस आपको प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। इस प्रोसेस को बस आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी चीज़ें सिंपल है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत आसानी से आप इसे बनाकर बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि ये गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। तो चलिए अगले वीडियोस में हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कहाँ इसका एप्लीकेशंस होता है। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो को खत्म